हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 16 चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी और चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर. सो लेट्स स्टार्ट एट फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. कि भारत में मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं, उनको हमें डिटेल में यानी एक्सप्लेन करके हमें समझाना है. द फर्स्ट we have to be following are the reasons for inflation in India are. First is rapid increase in supply of money. कि rapid increase of supply in money का मतलब है कि मांग पैसे की जो पूर्ति है उसका increase जो है वो बहुत तेज़ गति से हुआ. In an economy, if there is rapid rise in supply of money in compared to rise in production of goods and services, then excess money chase comparatively less production. ये क्या होता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसे की जो पूर्ति है वो उत्पादन और सेवाओं के उत्पादन और वस्तु के उत्पादन से ज़्यादा पूर्ति की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो मनी वो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है. इट लीड्स टू रेज इन एग्रीगेट डिमांड एंड राइजेस प्राइस इन द कंट्री. तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है और जो राइस है रेज होती है प्राइसेस की, वो डिमांड के साथ साथ में जो उत्पादन है वो कम हो पा रहा है और डिमांड जो है वो बढ़ जाती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो डिमांड बढ़ जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली मनी के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के सामने वो इंक्रीज़ होती है. सेकंड, अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि अगर हम उत्पादन दर देखें, ग्रोथ रेट जो है वो हम आप देखें किसी भी एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक और कृषि उत्पादन क्षेत्र की, तो वो क्या है, ड्यू टू लेस प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल, कम उत्पादन जो है औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है. इसी तरीके से हम देखें तो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें भी हो रहा है. तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई गिव रेज टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. तो उससे क्या होगा कि औद्योगिक और कृषि दोनों में ही जो प्रोडक्शन है वो लेस हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने आएगी ऑटोमेटिकली. थर्ड, अगर हम देखें तो हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर. हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कि इंक्रीज इन लायबिलिटी ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि होती है, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके साथ में जो है लायबिलिटी इंक्रीज होती है. रेज इन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट लीड्स टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड. की मांग को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो क्या करती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है. एंड डू नॉट इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन सप्लाई जो है वो उस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है. इट गिव्स रेज टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, और इसकी वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो हमारे सामने आएगी. अदर फैक्टर्स अगर हम देखें तो राइजिंग पॉपुलेशन, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, टू राइज द एग्रीगेट डिमांड, तो उससे जो हमारी वास्तविक जो मांग है वो बढ़ जाती है. कॉस्टली इंपोर्ट्स, और उसके बाद में जो हम करें कि जो आयात हम कर रहे हैं किसी भी उत्पादन का या किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवाओं का, तो वो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा होती है. एंड हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसमें जो सपोर्ट प्राइस है वो कम होता है. इंक्रीज इन इनकम लेवल बढ़ जाता है. इंक्रीज लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं. राइज इन वेजेस रेट हो जाता है. देन हाइडल्स इन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन. तो इस तरह की जो सिचुएशंस किसी भी इकोनॉमी के सामने आती हैं, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो मुद्रास्फीति की जो समस्या है उसका सामना करती है. सो इन दीज विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स वी हैव टू बी एक्सप्लेन दैट इन द these things in all the things which we have to be discussed in the above points has to be explained. The if any economy has to be face such type of problems, then they have to be really face the problem of inflation in their nation. Now the second question is explain in detail negative effects of inflation. कि negative effects जो है मुद्रास्फीति के नकारात्मक जो प्रभाव है वो क्या हैं.
तो फर्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशंस आर एज फॉलो। प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स इंक्रीज, कि जो ज़रूरती जो सामान है उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली रेज हो जाएंगी मुद्रास्फीति के कारण। तो प्राइस ऑफ प्रिटी मच स्टार्ट्स राइजिंग एज अ रिजल्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ such as medical services, education, etc. raise which makes life of poor and middle class miserable। कि जिस तरह से इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन में जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, जो एजुकेशन सर्विसेज होती हैं, तो हम ये कहें कि वो जो एक पुअर पीपल है या जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इन्फ्लेशन की जो नेगेटिव इफेक्ट्स होता है वो मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज़ पे होता है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि जो मेडिकल और एजुकेशनल जो सर्विसेज होती हैं उनको वो फैमिली और वो पुअर पीपल्स जो हैं हैंडल नहीं कर पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बोरिंग बिकम्स कॉस्टलियर। बोरिंग का मतलब है उधार लेना, जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। विद रेज इन इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो रेज, कि जिस तरह से मुद्रास्फीति इंक्रीज होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो उसी के साथ में जो ब्याज दर है वो भी क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, विच मेक्स बोरिंग कॉस्टलियर। तो जिससे उधार लेना जो है वो और भी महंगा हो जाता है। ड्यू टू दिस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो इससे जो उत्पादन करता है या उपभोक्ता जो भी हैं, आर नॉट टू बोरो मोर, तो वो ज़्यादा उधार नहीं ले सकते, विच अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे जो है वो किसी भी देश की जो उत्पादन क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द मेजर पॉइंट दैट इज गिव द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द नेशन। थर्ड है इसमें hoarding increase due to rise in general price level, people starts hoarding the commodities to earn more profit which further राइजेस द इन्फ्लेशन। कि जिस तरह से जनरल प्राइसेस बढ़ रही हैं, सामान्य कीमतें का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, तो जो पीपल स्टार्ट्स होर्डिंग, तो लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, द कमोडिटीज टू अर्न मोर प्रॉफिट, और वो चाहते हैं कि उनसे उनको और ज़्यादा, जैसे कि ब्लैकमेलिंग हम कह सकते हैं, स्टॉक करना किसी भी चीज़ का हम कह सकते हैं, तो उस तरह से वो प्राइस जब रेज अप हो रही है तो उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इरोजन ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं उनका घटाव हो जाता है। इन्फ्लेशन इरोड्स द सेविंग्स ऑफ पीपल। इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति है, जो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स करते हैं, जो लॉन्ग टर्म, हाँ यह कहें कि दीर्घकालीन जो बचत करते हैं वो कम हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग्स आर नॉट एबल टू गिव हाई रिटर्न्स, क्योंकि दीर्घकालिक जो सेविंग्स होती हैं उनसे जो रिटर्न है, जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। सो द पीपल एज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, तो इससे क्या है कि लोगों का जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में या लॉन्ग टर्म सेविंग्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये भी हम कहें कि मुद्रास्फीति का या इन्फ्लेशन का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है किसी भी इकोनॉमिक या नेशन के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, थ्रो लाइट ऑन द एफर्ट्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, कि कितने सारे जो इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने किस तरह के भिन्न भिन्न जो मत दिए हैं गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए, तो वो हमें यहाँ बताने। तो फर्स्ट attempt to calculate poverty in India was taken by दादा भाई नौरोजी in 1868, कि भारत में पहली बार गरीबी को कैलकुलेट करने का जो प्रयास है वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ टीम वॉज फॉर्म्ड, आज़ादी के बाद एक टीम बनाई गई, एक संगठन बनाया गया बाय प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1962 में, टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन, जो कि ये तय करे कि गरीबी रेखा क्या है, एंड डिफाइन पॉवर्टी, और वो ये भी बताएं कि गरीबी वास्तव में हम किसे कहेंगे। इन 1971 में वी.डी. दांडेकर एंड नीलकंठ राठी डिफाइंड द क्राइटेरियन फॉर पॉवर्टी, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया फाइंड आउट किया कि क्या क्राइटेरिया जो है गरीबी का होना चाहिए। इन 1979 वी.के. अलगा कमेटी प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की ऑन डिमांड एंड मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड, कि क्या जो है मांग होनी चाहिए और एक मिनिमम जो हम ये कहें कि कंजम्पशन, उपभोग जो है एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, जो कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी रेखा से कम या गरीबी रेखा से ज़्यादा आंकने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन, ये जो है भारत के अंदर गरीबी रेखा को निर्धारित करने में हेल्प कर सकता है। इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया दैट पीपल इन रूरल एरिया, की जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं,
शुड गेट 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी जो है उसे खाने में चाहिए। एंड इन द अर्बन एरिया, और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 2100 कैलोरी जो है पर पर्सन पर डे होनी चाहिए। देयर आफ्टर अ वर्किंग कमेटी वॉज मेड अंडर द रंगराजन, और उन रंगराजन के द्वारा जो है एक कमेटी उनके अंतर्गत हम ये कहें कि निर्धारित की गई ऑफ टी.डी. लखादवाला, सुरेश तेंदुलकर एंड सी रंगराजन फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी बाय प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये एस्टिमेट कर रहे थे पॉवर्टी को इन 1993, 94 एंड 2004 एंड 5। पॉवर्टी वॉज एस्टिमेटेड बाय लखादवाला फॉर्मूला, यानी लखादवाला जो फॉर्मूला है उसके द्वारा जो है गरीबी को एस्टिमेट किया गया। सुरेश तेंदुलकर एंड सी रंगारंजन कंसिडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज द बेसिक ऑफ पॉवर्टी। तेंदुलकर जी, सुरेश तेंदुलकर एंड सी रंगारंजन जो है उन्होंने कंसिडर किया कि उपभोग और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको हम आधार मान सकते हैं किसी भी गरीब का। दे क्रिएटेड अ पॉवर्टी लाइन बास्केट, उन्होंने जो है एक गरीबी रेखा निर्धारित की टू मेजर पॉवर्टी लाइन, ताकि उससे जो है हम गरीबी रेखा को निर्धारित कर सकें। एंड एस्टिमेट देयर रिक्वायर्ड कंजम्पशन एग्जेम्प्टेड एज पर मार्केट प्राइस, और बाजार कीमतों के आधार पर इस रेखा को निर्धारित किया जाए। अकॉर्डिंग टू दैम, और उनके अनुसार 27 करोड़ पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011 एंड 12। तो उनके अनुसार अगर हम माने तो 2011-12 तक हमारे देश के अंदर जो है 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इन 2011 एंड 12 सी रंगराजन यूज्ड 972 पर पर्सन मंथ इन द रूरल एरिया, कि कोई भी व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में अगर 972 रुपये कमा रहा है, एंड इन अर्बन एरियाज़ अगर हम बात करें तो 1407 रुपये अगर वो कमा रहा है एज अ बेसिक। तो ये एक आधारभूत क्राइटेरिया माना गया कि उनका इनकम जो है एक महीने का इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट। और इन आंकड़ों के अनुसार अगर हम माने तो 29.5% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कि हमारे देश के 29.5% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, कि कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए गरीबी को हटाने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, कि हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सेवाएं हैं उनमें हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इम्पेयरमेंट ऑफ द एजुकेशन लीड्स टू स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि हम इम्पेयरमेंट करते हैं एजुकेशन को लीड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और जब एक व्यक्ति जो होता है वो शिक्षित होता है, वो ट्रेंड होता है, तो वो प्रोडक्शन में अपना बहुत अच्छा दे सकता है, या उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी भी लेबर की वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और जब हम एक्सपेंशन करते हैं हेल्थ सर्विस का, स्वास्थ्य सेवाओं का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पुअर पीपल, तो उससे क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तो वो अपना 100% किसी भी फर्म को देने योग्य होगा। बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट्स लेबर इनटू ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि हम ये कहें कि हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो किसी भी लेबर को जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओनली कंट्रीज लाइक जापान हैज़ बिकम इकोनॉमिक पावर। और अगर हम बात करें कि ऐसा कोई देश है जो कि इस ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बिलीव करता है तो वो जापान है। जापान हैज़ बिकम अ इकोनॉमिक पावर, जो आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में जो है सभी के सामने स्पष्ट है। सेकेंड, अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रोज़गार के अवसर हैं उन्हें हमें इंक्रीज़ करने की या उन्हें हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो गरीबी लेके आता है। बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जिस तरह से हम रोज़गार के अवसरों को बढ़ाते हैं, पॉवर्टी कैन बी इराडिकेटेड, तो उससे जिस तरह से ही रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे गरीबी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बाय डेवलपिंग स्किल्स ऑफ अ पर्सन, और जब किसी व्यक्ति का हम कौशल का निर्माण कर रहे हैं, उसको कौशल हम सिखा रहे हैं, ही कैन बी टेकन आउट ऑफ विस्किसियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी, तो वो गरीबी का जो एक चक्र है, जो एक साइकिल है, उससे क्या होता है, उस जंजाल से वो बाहर निकल जाता है।
देन नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कंट्रोल ओवर सोशल इवल। जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको हमें कंट्रोल करना होगा, और जब तक ये सामाजिक बुराइयां हमारी कंट्रोल नहीं होती है तो पुअर बिकम्स मे बी और पुअर बनता जा रहा है, और रिच जो है वो क्या हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। सोशल इवल्स लिमिट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ पर्सन, एज अ रिजल्ट ही रिमेन्स द स्टेट ऑफ अ पॉवर्टी थ्रू आउट द लाइफ। कि जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, अगर वो क्या करती हैं कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जितने भी अवसर होते हैं, उनको वो लिमिट कर देते हैं, उनको वो कंट्रोल कर देते हैं ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, ही रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वो हमेशा के लिए गरीबी की जो स्टेट है, दशा है, उसी में रह जाता है थ्रू आउट द लाइफ, और पूरे जीवन भर के लिए। वेरियस सोशल ऑब्लिगेशंस लाइक सेरेमनीज एट द टाइम ऑफ डेथ, बर्थ एंड मैरिज ड्रैग अ पर्सन टुवर्ड्स, हम ये कहें कि पॉवर्टी, कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो ऐसी सेरेमनीज़ हैं जो हमारे देश में अपनाई जाती हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, कि जन्म पे, मृत्यु पे, शादी में इतना अनावश्यक जो खर्चा है, इतनी अनावश्यक जो सेरेमनीज़ होती हैं वो लोगों के द्वारा की जाती हैं, और इस पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो एक पुअर व्यक्ति है, वो और ज़्यादा ड्रैग आउट हो जाता है किसमें, पॉवर्टी में। तो हम ये कहें कि ये सारे जो सोशल इविल्स हैं इन्हें हमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, बल्कि ये कहें कि ये हमें वापस गरीबी की ओर खींच के ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है, व्हाट मेजर्स आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट एल्स कैन बी अडॉप्टेड, कि क्या उपाय हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाने के लिए, एंड व्हाट एल्स कैन बी अडॉप्टेड, और क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी कम हो जाए। फॉलोइंग मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार के द्वारा निम्न जो कदम है वो उठाए गए हैं बेरोजगारी को हटाने के लिए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड वेरियस स्कीम्स, भारत की जो सरकार है उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे जो है कि स्वरोजगार की योजनाओं को स्टार्ट किया गया है इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ फॉर द यूथ, यानी जो यूथ है, जो हमारा करंट जो यूथ है, उसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जो है हमारी सरकार के द्वारा स्वरोजगार जो योजनाएं हैं, जो प्लान है, जो हम ये कहें कि जो स्कीम्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है। ईजी लोन फॉर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में शुरू कर रहा है, सरकार जो है वो उनको ईजी लोन जो है, आसानी से जो उनको लोन है वो मुहैया करवा रहे हैं ताकि वो अपना नया कुछ भी स्टार्ट कर सकें। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्किल इंडिया मिशन टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, हमारे देश के युवाओं की कौशल शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जो है कौशल मिशन जो है स्किल इंडिया मिशन जो है वो स्टार्ट किया है, जिससे कि लोगों को, या हम कहें कि जो हमारे देश का युवा है उसको और भी ज़्यादा कौशल किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो किसी भी फील्ड में जो है इजीली सेट हो सके। एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे देश की श्रम शक्ति को और मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दोनों ही जो ढांचे हैं, उनको और भी इम्प्रूव किया गया है, उनमें और भी सुधार किया गया है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि रोजगार योग्यता को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। फर्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन इन वेजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चालू किए गए हैं उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन किया गया है, जो मजदूरी है उसमें और जो स्वरोजगार प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर, टू मेक श्योर दैट देयर आर मिनिमम लीकेज इन द प्रोग्राम्स, और सरकार ने इस चीज़ को भी ध्यान दिया है कि इन प्रोग्राम्स में जो कमियां पहले रही हैं वो कमियां अब ना रहें, यानी कोई भी किसी भी तरह का लीकेज जो है इन प्रोग्राम्स में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम कहें एजुकेशन शुड बी मेड मोर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, कि शिक्षा जो है उसको और भी ज़्यादा रोज़गार केंद्रित कर दिया गया है, कि इन बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसमें मेन मोटो जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एंड यूथ टू बी एनकरेज्ड बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि लोग जो यूथ हैं, हमारा जो युवा लोग हैं हमारे देश के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनका जो स्किल है उसको डेवलप करें ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिव हो।
थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो टू इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ाया है, प्रोसेस टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे कि जब औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षेत्र का जब विस्तार होता है तो जो कृषि के अंदर जो हमारा श्रम लगा हुआ है उस श्रम को हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चौथा जो है इफेक्टिव प्लानिंग इज़ नीड फॉर बेटर रिजल्ट्स, कि बेहतर प्रयास जो हैं या कहें कि बेहतर योजनाएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छे परिणाम के लिए। तो मैं मानती हूँ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।